Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us continue with our geography series for UPSC. And thank you so much for all the new subscribers for sharing your support to our platform IS Cafe. तो जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को ये इन्फॉर्म किया जाता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको ज्योग्राफी की सारी लेक्चर्स मिलेंगे यूपीएससी के लिए जिसमें हम एक क्रोनोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। अभी हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं और एक ही दो लेक्चर के बाद ये खत्म हो जाएगा। वंस वी आर डन विद वन सेक्शन दैट इज द क्लाइमेटोलॉजी, उसकी पीवाईक्यू हम एनालिसिस करेंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस। देन विल कम टू द जियोमॉर्फोलॉजी, देन ओशनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम लोग चैप्टर 10 जो है एनसीईआरटी का एयर सर्कुलेशन उसको ऑलमोस्ट कर चुके हैं, उसके पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं। आज का जो पार्ट है उसमें हम उसके आगे की जो चीजें वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो पहले का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ एयर प्रेशर के बारे में बात करी थी और उसी टाइप्स ऑफ एयर प्रेशर में पहला है थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन जो हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट द डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन। बट एक बात, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन जो है वो कैसे बना वो फटाफट से देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब भी मैं थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन की बात करती हूँ तो दो चीजें आती हैं, या तो हीटिंग की वजह से या फिर कूलिंग की वजह से। अगर कोई भी अर्थ पे प्रेशर जोन हीटिंग या कूलिंग की वजह से बना है उसको हम थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन बोलेंगे। कैसे पता चला भाई? देखो हमारे पास दो एग्जाम्पल है। ये मैंने अपना अर्थ कंसीडर किया जिसकी एक्सिस मैंने कहा टिल्टेड होती है, ये मैंने बोला इसका इक्वेटर होता है। So this is the polar area, North Pole, and this is the South Pole. Correct? So because इक्वेटर पे अभी तक तो समझ आ गया होगा कि इंसुलेशन इज डायरेक्ट, इंसुलेशन डायरेक्ट है तो टेम्परेचर ज्यादा तो वहां पे हीटिंग ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो वहां पे हीटिंग ज्यादा तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो वो हल्के हो जाएंगे, लाइटर हो जाएंगे। जब वो लाइट हो जाएंगे तो वो ऊपर की तरफ उठने लगेंगे, दे विल राइज अप। तो यहाँ पे इक्वेटर पे आपके पास बना लो प्रेशर एरिया, पोलर पे टेम्परेचर कम, तो यहाँ पे एयर भारी होगी तो यहाँ पे बना आपके पास हाई प्रेशर एरिया। तो दिस वॉज थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन। इक्वेटर पे आपके पास बना दैट इज लो प्रेशर जोन, पोल पे आपके पास बना हाई प्रेशर जोन। तो पहले रिसर्चर्स को लगता था कि जो विंड्स है वो डायरेक्टली पोलर एरिया से इक्वेटर तक बहती हुई डायरेक्ट आती थी, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर और यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और दो ही प्रेशर जोन जो है वो बनते थे। बट फिर रिसर्चर्स ने कहा ना 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 ऐसे नहीं होता, हमको और भी प्रेशर जोन जो है वो नोटिस में आए हैं जिसको बोला गया डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन। अब वो कैसे बनते हैं? जब अर्थ रोटेट करती है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, विंड के जो डायरेक्शन है वो भी बदलते हैं, है ना। अर्थ के रोटेशन की वजह से विंड का जो डायरेक्शन है वो बदलता है, जिसकी वजह से एयर या तो आपस में कोलाइड कर जाती है, एयर आपस में कोलाइड करती है। जब एयर आपस में कोलाइड करती है तो वो ऊपर की तरफ राइज होती है। एयर जब आपस में कोलाइड करती है तो वो इस तरह से ऊपर की तरफ राइज होगी और फिर यही एयर ऊपर एटमॉस्फेयर में इस तरह से जा रही है, ऊपर एटमॉस्फेयर में इस तरह से जा रही है। जहां उसको टेम्परेचर कम मिलता है वो नीचे सिंक हो जाती है। आई रिपीट, जब विंड जो है अपना डायरेक्शन चेंज करती है, क्यों? अर्थ रोटेट कर रही है, ये विंड आई अपना डायरेक्शन जो है बदल रही है। मान लो कि विंड ऐसे कहीं जा रही है बट रोटेशन की वजह से डायरेक्शन चेंज किया और ये आई और आपस में कोलाइड हो गई। जैसे ही विंड आपस में कोलाइड होती है ये ऊपर की तरफ राइज होती है। जब ये एटमॉस्फेयर में जाती है टेम्परेचर ठंडा होता है, तो जैसे ही डाइवर्ट होकर एटमॉस्फेयर में फ्लो करती है टेम्परेचर ठंडा होता है, ये भारी हो जाती है, नीचे की तरफ सिंक हो जाती है। तो जब एयर राइज होने की वजह से या सिंक होने की वजह से जो प्रेशर जोन बनाती है उसको बोलते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन। ठीक है, जब प्रेशर जोन
विंड के या एयर के राइज या सिंक होने की वजह से बनता है, उसको हम बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस प्रेशर जोन। ठीक है, हमने क्या बात करी यहाँ पे, वी आर सेइंग दैट सच प्रेशर जोन वेर created created due to created due to rising and sinking of rising and sinking of air due to rising and sinking of air, which is due to the rotation of earth, which is due to the rotation of the earth. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अर्थ सरफेस पे कोई दो डायरेक्शन से विंड आ रही है और ये यहाँ पे हो जाता है इनका कोलिजन। ठीक है, यहाँ पे इनका हो जाता है कोलिजन। तो कोलिजन की वजह से ये जो एयर पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ राइज होते हैं। तो जब ये ऊपर की तरफ राइज होंगे तो ये जो सरफेस पे आपके पास प्रेशर बनेगा वो क्या होगा, लो प्रेशर। तो इसको हम क्या बोल देंगे, डायनामिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर एरिया। दैट इज डायनामिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर एरिया, डायनामिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर। और दूसरा केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एयर आपस में डाइवर्ज कर रही होती है, जब एयर आपस में डाइवर्ज कर रही होती है तो वो जहां आके गिरती है, डाइवर्ज होके जहां आके गिरती है, ये होएगा आपके पास हाई प्रेशर एरिया। इसको हम बोल देंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर जोन, डायनामिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर। तो अब ये एयर प्रेशर बने कैसे, थर्मली इंड्यूस कैसे बना हमने देख लिया, डायनेमिकली इंड्यूस कैसे बना हमने देख लिया। अब इसको अप्लाई करते हैं, ये तो एक तरह से फॉर्मूला था मैथ्स का, अब इसको अप्लाई करते हैं, यानी कि ये प्रेशर बनता कैसे वो हमने देखा। अब और सरफेस पे कहाँ कहाँ है वो हम देखते हैं। इस डायग्राम को जितने फोकस के साथ देख सकते हो देख लीजिए, पूरा क्लाइमेटोलॉजी की रामायण इसी में है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पहली बात तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक इक्वेटर बना देती हूँ, ये है मेरे पास एक इक्वेटर। ठीक, ये क्या दिख रहा है मेरे को, एक इक्वेटर दिख रहा है ना, ये मेरे को दिख रहा है इक्वेटर। फिर मुझे यहाँ पे तीन अलग अलग कलर दिख रहे हैं, तो मैंने एक ये कलर को कर दिया, एक मेरे पास ये कलर है और एक मेरे पास ये कलर, यानी मेरे पास तीन जो है बॉक्सेस अलग से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए यानी तीन सेल बन रहे हैं, तीन बॉक्सेस बन रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राई सेल्यूलर मॉडल ऑफ एयर सर्कुलेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई सेल्यूलर मॉडल ऑफ एयर सर्कुलेशन। हमारी अर्थ सरफेस पे अलग अलग प्रेशर जोन बनते हैं, थर्मली इंड्यूस्ड और डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन। और इन प्रेशर जोन की वजह से जो विंड का जो मूवमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। और ये जो विंड का मूवमेंट है ये तीन सेल के अंदर दिखाया जाता है। तो दैट इज द रीजन वी से इट इज द ट्राई सेल्यूलर मॉडल ऑफ एयर सर्कुलेशन, है ना। हमने क्या बोला, हमारी अर्थ रोटेट होती है, अर्थ के रोटेशन की वजह से या तो थर्मली इंड्यूस या डायनेमिकली इंड्यूस प्रेशर जोन की वजह से हमारे पास तीन प्रेशर जोन क्रिएट होते हैं। और इन प्रेशर जोन के कारण एयर का जो मूवमेंट है वो तीन सेल्यूलर बॉक्सेस में होता है। इसलिए हम यहाँ पे चैप्टर में पढ़ते हैं ट्राई सेल्यूलर मॉडल ऑफ एयर सर्कुलेशन। ठीक है, पहली बात तो नाम क्लियर हो गया कि ट्राई सेल्यूलर मॉडल ऑफ एयर सर्कुलेशन क्या है, समझ गए। ठीक है जी, अब एक चीज मैं बता देती हूँ, ये है हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है हमारे पास सर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा वो कि वो सर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को समझ रहे हैं। अब मैं इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब मैं एक और चीज यहाँ पे आपको इमेजिन करवाना चाहती हूँ, एक और चीज मैं आपको इमेजिन करवाना चाहती हूँ। ये डायग्राम 3D डायग्राम है, ये डायग्राम 3D डायग्राम है।
यानी हम मान लो ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, सरफेस की बात करेंगे, हम यहाँ सरफेस की बात करेंगे, यहां से हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। मैं बोल रही हूँ कि कोई भी सरफेस पे बोलूंगी तो अर्थ की सरफेस की बात करूंगी, फिर ये हवा ऊपर उठेगी मतलब हाइट पे जा रही है, ये हवा यहाँ से हाइट पे जा रही है, फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में चल रही है तो मतलब ये यहाँ कहीं चल रही है, ये यहाँ कहीं चल रही है। फिर जब मैं बोलूंगी एयर सिंक हो गई है तो ये यहाँ वापस सरफेस पे बैठेगी, सरफेस पे बैठेगी। तो टर्म्स अब क्लियर है, टर्म्स अब क्लियर है कि ये मेरे पास अर्थ का सरफेस है, ये धरती है, ये अर्थ है, ये गोल है, ये मेरे पास अर्थ का सरफेस है। अगर कहीं पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो हमने पढ़ा था एयर राइज होगी, राइज का मतलब हाइट पे जाएगी, राइज का मतलब हाइट पे जाएगी। फिर हमने पढ़ा था राइज होगी हाइट पे जाएगी तो एटमॉस्फेयर में डाइवर्ज होगी, फ्लो करेगी, ये चलो देखो हवा चल रही है, हवा चल रही है। अब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो जब टेम्परेचर कम होगा वो ठंडी होगी, वो ठंडी होगी, जहां ठंडी होगी वो भारी होगी, वो बैठेगी, बैठ के वापस कहाँ आ रही है, सरफेस पे आ रही है। ये 3D डायग्राम समझ आ रहा है, वही यहाँ पे बनाया गया है। कैसे बनाया गया है देखो, ये पॉइंट इक्वेटर का सरफेस का पॉइंट है, ये पॉइंट इक्वेटर का सरफेस का पॉइंट है। यानी अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। ये है आपके पास इक्वेटर का सरफेस का पॉइंट है जहां पे थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर जोन बना है। ये क्या है, थर्मली इंड्यूस्ड, थर्मली इंड्यूस्ड इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। क्लियर हुआ, थर्मली इंड्यूस्ड इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। तो यहां मैं लिख देती हूं ये है लो प्रेशर जोन, ठीक। यानी इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हीटिंग हुई, हीटिंग की वजह से पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठते हैं और वहां पे लो प्रेशर एरिया जनरेट हुआ। तो ये पॉइंट पे आपके पास लो प्रेशर जनरेट हुआ थर्मली इंडक्शन की वजह से। यानी ये इक्वेटर अगर मैं बोल रही हूँ सरफेस पे इक्वेटर है, अब हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, राइज हो रही है। अब हवा यहाँ पे ऊपर की तरफ उठ रही है यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके पास राइज हो रही है। तो ये जो लाइन है आपके पास, ये देखो, ये मैंने जो अंडरलाइन करी है, ये चीज, ये चीज ये मैंने अंडरलाइन करी, ये अंडरलाइन करी है, ये हाइट बता रही कि ये ऊपर की तरफ उठी। अब यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में आ गई, एक हाइट पे आ गई, अच्छी खासी हाइट पे आ गई है। अब ये क्या करेगी, जहां इसको हाई प्रेशर जोन मिल रहा है, जहां ये डाइवर्स हो सकती है वहां ये डाइवर्स होगी। अब ये देखो, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रही हूँ, ये मैं जो डॉटेड लाइन बना रही हूँ, ये एटमॉस्फेयर में चल रही है हवा, ये एटमॉस्फेयर में चल रही है हवा। 3D समझ रहे हो ना, ये एटमॉस्फेयर में चल रही है। अब जब ये एटमॉस्फेयर देखो, ये लो प्रेशर था, ये आपके पास लो प्रेशर था, यहां से हवा ऐसे ऊपर की तरफ उठी, यहां से हवा ऐसे ऊपर की तरफ उठी, अब वो एटमॉस्फेयर में डाइवर्ट हो रही है। अब एटमॉस्फेयर हाइट पे है भाई, वहां पे टेम्परेचर कम है, तो ये हवा फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है। अब जहां इसको टेम्परेचर इतना कम मिलेगा कि हवा इतनी ठंडी हो गई कि अब वो नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करेगी, तब वो नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करेगी। तो अब ये जो मैंने अंडरलाइन करा है, ये जो मैंने अंडरलाइन करा है, यहाँ पे हवा नीचे की तरफ बैठी है, यहाँ पे नीचे की तरफ बैठी है, तो ये इन्होंने यहाँ पे बना दिया हाई प्रेशर, ये इन्होंने यहाँ पे बना दिया हाई प्रेशर। और ये कहाँ पे होता है, ये 30 डिग्री के लैटिट्यूड पे होता है। ये क्या होता है, 30 डिग्री के लैटिट्यूड पे होता है। अब हमने थर्मली इंड्यूस में अभी अभी क्या, डायनेमिक इंड्यूस में क्या पढ़ा था, जब हवा नीचे की तरफ सिंक होती है, जब हवा, हमने पढ़ा था ना अभी कि जब अब थर्ड स्टेप आ गया, सेकंड आ गया आपके पास 30 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है आपके पास डायनामिकली इंड्यूस्ड, डायनामिकली डायनामिकली इंड्यूस्ड डायनामिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर एरिया। यानी यहाँ पे सिंक हुई थी एयर, अब जब यहाँ पे सिंक हुई है एयर तो ये इस तरह से डाइवर्ट होगी, है ना। तो एक डायरेक्शन का इक्वेटर की लो प्रेशर की तरफ भागेगी, ये एक इक्वेटर की लो प्रेशर की तरफ भागेगी। यानी ये देखो, यहां से इस पॉइंट से ये इक्वेटर की लो प्रेशर की तरफ भाग रही है, और यहाँ पे पोलर एरिया, यहाँ पे हाई प्रेशर है सरफेस पे, ये आपके पास हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर, तो ऑटोमेटिकली या लो प्रेशर, तो ये दूसरा डाइवर्शन यहाँ पे होगा जो कि आपके पास क्या है,
60 डिग्री का जो लो प्रेशर है वहां की तरफ ये डाइवर्ज हो रही है, 60 डिग्री का जो लो प्रेशर है वहां की तरफ डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आ जाता है 60 डिग्री का जो लो प्रेशर एरिया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या है, एक तो हवा ये वाली आ रही है, ये वाली हवा आ रही है, एक तो हवा ये वाली आ रही है ना, एक क्या आ रही है, ये वाली हवा आ रही है, और एक यहाँ पे पोलर एरिया से हवा आ रही है, ये वाली है। तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे राइज होगी, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे राइज होगी, और ये यहाँ जा रही है और ये यहाँ जा रही है। तो एक सेल ये जो बना आपके पास, ये है हेडली सेल, इसको हमने बोला हेडली सेल, इसको हमने बोला फेरल सेल, इसको हमने बोला फेरल सेल, और इसको हमने बोला पोलर सेल। क्या बोला? पोलर सेल। तो ये तीन तरीके की जो सेल है वो बन गए। तो ये तीन तरीके के आपके पास जो सेल है वो यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास तीन तरीके की जो सेल है वो आपके पास यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं होता है, अगर ये क्लियर नहीं है तो वी कैन कहाँ था हेडिंग, यहाँ। इसको आप थियरी में किस तरह से लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप बोल सकते हो कि इस तरह से आप एक डायग्राम बना सकते हो, यू कैन मेक अ डायग्राम। अगर 2D में इसको समझना है, दिस इज 0 डिग्री, और बेटर जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप इस 3D डायग्राम को समझोगे तो ये कंफ्यूजन आपके पास नहीं होने वाला है ना। अब इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं, 30 डिग्री का जो लैटिट्यूड है, 30 डिग्री का जो लैटिट्यूड है जहां पे एयर इज फॉलिंग, जहां पे एयर इज फॉलिंग एंड एयर इज फॉलिंग एंड hitting the earth's surface, air is falling and hitting the earth's surface, तो वहां पे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। सेकेंड, 60 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे एयर जो है वो राइज होती है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया वो बन जाता है। यहाँ पे आपके पास जो लो प्रेशर एरिया है वो जोन जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, प्रेशर जोन किस तरह से बने ये क्लियर है, तब हम विंड का जो मूवमेंट है उसको यहाँ पे समझ पाएंगे। प्रेशर जोन किस तरह से बने क्लियर है, प्रेशर जोन किस तरह से बने ये क्लियर है। अब हम विंड के मूवमेंट पे आते हैं, अब हम विंड के मूवमेंट पे आते हैं। ये जो विंड का आपको डायरेक्शन दिख रहा है, ये देखो, ये विंड, ये ये हेडली सेल, ये फेरल सेल, और ये आपके पास पोलर सेल है ना। आपके पास एक है हेडली सेल, एक है आपके पास पोलर सेल, और एक हो जाएगा आपके पास फेरल सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर जोन बना उसके बारे में। ठीक, हमारे पास है पहला जो था इक्वेटोरियल लो। ठीक है, इक्वेटोरियल लो, द राइजिंग एयर एट द इक्वेटर। तो बेसिकली इक्वेटर जो था वहां पे आपके पास जो एयर है वो राइज हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ। इस एरिया को डोल्ड्रम रीजन भी बोला जाता है। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज डोल्ड्रम रीजन। वाई? यहाँ पे बहुत ज्यादा हीटिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। एयर हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, कंटिन्यूसली बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो यहाँ पे इंटर जो है डोल्ड्रम रीजन होता है, और यही वो रीजन है जहाँ पे ITCZ बनता है। जितने सितारे लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि जब इंडिया का मॉनसून पढ़ोगे ये ITCZ काम आएगा। ITCZ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये हो जाएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों? देखो, एक विंड का, अब विंड का डायरेक्शन टेढ़ा मेढ़ा क्यों है उसको अभी भूलो, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाले विंड का डायरेक्शन। अभी हम बात कर रहे हैं
कि ये विंड ट्रॉपिक से आ रही है इक्वेटर की तरफ, ये ट्रॉपिक से आ रही है इक्वेटर की तरफ, यहाँ पे ट्रॉपिक, यहाँ से ट्रॉपिकल, ये इक्वेटर पे आके कन्वर्ज हो रही है ना, ट्रॉपिक से विंड आ रही है और इक्वेटर पे कन्वर्ज हो रही है, इस चीज को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं, अब हम सेकंड पे आते हैं, ये जो 30 डिग्री वाला था आपके पास, ये जो 30 डिग्री वाला था वो, दैट मीन्स 30 डिग्री का जो लैटिट्यूड है इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ पे एयर सिंक हुई, उसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बना, तो यहाँ पे विंड का जो मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है, यहाँ पे जो विंड का मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है, क्लाउड जो है वो नहीं बनते, यहाँ पे क्लाउड जो है वो नहीं बनते, स्काई जो है यहाँ पे आपके पास क्लियर दिखेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हॉर्स जो लैटिट्यूड है उसको यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं विंड के बारे में। ठीक है, अब जो प्लेनेटरी विंड था उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो प्लेनेटरी विंड होती है उसको आप किस तरह से देखेंगे, प्लेनेटरी जो विंड है उसको हम समझते हैं, प्लेनेटरी विंड वो होती है जो हमारी अर्थ के प्लेनेट पे कॉन्टिन्यूसली चलती है, परमानेंट जो विंड होती है जो हमेशा पूरे साल चलती रहती है उनको हम बोलते हैं प्लेनेटरी विंड, वो विंड जो पूरे साल लगातार चलती है अर्थ के प्लेनेट पे उनको हम प्लेनेटरी विंड बोलते हैं। विंड का डायरेक्शन समझ रहे हैं आप यहाँ पे, सो आई एम सेइंग द प्लेनेटरी विंड, तो दीज आर द परमानेंट विंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, ये होती है परमानेंट विंड, ये होती है परमानेंट विंड जो कि अर्थ की सरफेस पे हमेशा से चलती है। सबसे पहला आप यहाँ पे बात करोगे दैट इज द नॉर्थ ईस्ट, ये प्लेनेटरी विंड हम डिस्कस कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का डायरेक्शन अलग है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंड का डायरेक्शन अलग है, तो डायरेक्शन के हिसाब से इनका जो नाम है वो भी बदल जाएगा, तो यहाँ पे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं प्लेनेटरी विंड के बारे में, यहाँ पे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात कर रहे हैं प्लेनेटरी विंड के बारे में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्लेनेटरी विंड के बारे में आपके पास सबसे पहली जो है वो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये है मेरे पास नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। दूसरा दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, वेस्टर्लीज, दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा वेस्टर्लीज, और तीसरी मेरे पास क्या हो जाएगी पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, पोलर ईस्टर्लीज, और ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है इसी को ही हम ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ईस्टर्लीज। और सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, इसका नाम हो जाएगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। दूसरी यहाँ पे चलेगी वेस्टर्लीज और तीसरी यहाँ पे चलेगी पोलर ईस्टर्लीज। ये नाम क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली तीन तरह की मेजर प्लैनेटरी विंड होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जिसको ईस्टर्ली बोल सकते हो, सेकंड वेस्टर्ली और पोलर ईस्टर्ली। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। अब इसका डायरेक्शन जो है उसको हम समझते हैं, डायरेक्शन जो है, अब इसका जो डायरेक्शन है उसको हम देखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन समझ में आ गया तो भाई जिंदगी बल्ले बल्ले हो जानी है। ठीक है, डायरेक्शन समझ में आ गया तो फिर मजा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इस वाले डायग्राम, या फिर कोई और डायग्राम है क्या? हाँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने बनाई अर्थ, पानी पीना तो अभी पी लो, कुछ करना तो अभी कर लो, यहां से नजर नहीं हटनी चाहिए वरना सारा डायरेक्शन आप मिस कर दोगे। ये है अर्थ, ये है इक्वेटर, सबसे पहले हम ले लेते हैं ये इक्वेटर और 30 डिग्री, ये है मेरे पास इक्वेटर का 0 डिग्री और ये मेरे पास 30 डिग्री, थर्मली इंड्यूस लो प्रेशर जोन, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, हेडली सेल, अभी हम बात कर रहे हैं हेडली सेल की, ये है हेडली सेल। तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना था, बिल्कुल बना था, फिर हवा, ये लो प्रेशर एरिया बना, फिर यहाँ हवा हाइट पे गई थी, फिर यहाँ से इस तरह से डाइवर्ज हुई एटमॉस्फेयर में, यस, और यहाँ सिंक हो गई थी तो ये हाई प्रेशर एरिया बना। लेकिन
याद करो इनिशियल वीडियोस, विंड के मूवमेंट के लिए तीन चीजें डिटरमाइनिंग फैक्टर थी। फ्रिक्शनल फोर्स था, कोरियोलिस फोर्स था और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड जो होती है या कोई भी चीज होती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है। मैं क्या कह रही हूं, अर्थ की सरफेस पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से कोई भी विंड राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है। आई रिपीट, ये हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, दैट in the northern hemisphere wind deflect wind deflect in the right direction. Wind deflect in the right direction due to Coriolis force. Due to Coriolis force. ठीक है, तो ये विंड आपके पास चल रही है, ऐसे सरफेस पे आ रही है ना, लेकिन अब कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये राइट में चली जाएगी। कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट में चली जाएगी। अब इसका जो राइट है ना, ये डिटरमाइन करना भी बहुत जरूरी है। लेफ्ट राइट आप इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से देखोगे, सी सेट याद रख लो भाई, ये है आपके पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से इसका राइट तो इधर हुआ ना, इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से इसका राइट इधर हुआ, तो ये जो विंड है वो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोरियोलिस फोर्स की वजह से इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये विंड किधर जा रही है, ऐसे जा रही है, ये देखो ऐसे जा रही है ना। अब सदर्न हेमिस्फीयर में बात करते हैं, यहाँ पे हम सदर्न हेमिस्फीयर में बात कर लेते हैं। ये लोग, ये सेम चीज सदर्न हेमिस्फीयर में, ये हेडली सेल की वजह से जो विंड यहाँ आ रही है, ये विंड यहाँ आ रही है, ये विंड यहाँ आ रही है। सदर्न हेमिस्फीयर में, इन द सदर्न हेमिस्फीयर जो विंड है वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर जाएगी ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पे इसका जो विंड है, इसका लेफ्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन से देखो, ये इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसका ये हो जाएगा लेफ्ट, ये देखो ये लेफ्ट। तो हो रहा है, ये देखो, ये अब मूवमेंट समझ आ रहा है, यहाँ पे ये मूवमेंट समझ आ रहा है। और यहाँ पे ये जो मर्ज हो रही है, ये देखो ये जो मर्ज हो रही है, इसी को बोल दिया जाता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। तो इसी को बोल दिया जाता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब यहाँ पे इन्हीं विंड को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अब ये विंड का जो नामांकन है वो अर्थ के कंटेक्स्ट में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होगी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होगी। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, इसीलिए इसको ईस्टर्ली भी बोल दिया गया है, इसीलिए इसको ईस्टर्ली भी बोल दिया गया है। तो फिर से ये आपको बता देती हूँ, ये आपके पास अर्थ है, ये आपके पास अर्थ है, ये अर्थ का आपके पास इक्वेटर है 0 डिग्री, और ये हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री का जो लेटिट्यूड है वो हेडली सेल की वजह से, हेडली सेल की वजह से ये आपके पास पूरा एक सेल बना, जिसकी वजह से ये सरफेस पर इस तरह से विंड चलनी चाहिए, ये आपके पास सरफेस है जिसकी वजह से यहाँ पे विंड चलनी चाहिए। लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो विंड है ये राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये जो विंड है ये राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जो आपके पास सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ये विंड क्या होगी, लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये जो विंड है वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये देखिए। और इन्हीं विंड को बोल दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड या फिर ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड या फिर ईस्टर्लीज। कैसे, ये अर्थ नाम जो है विंड का वो अर्थ के कंटेक्स्ट में, नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट और वेस्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है ना, ये देखो ये नॉर्थ ईस्ट, ये विंड इस तरह से आ रही है ना, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो इसको ईस्टर्ली बोल दिया। ठीक है, तो पहली विंड क्लियर है आपके पास, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कैसे बनी, या फिर जो ईस्टर्ली है वो कैसे बनी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी विंड, दूसरी प्लेनेटरी विंड के पास, जिसको बोल दिया जाता है वेस्टर्ली। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास वेस्टर्ली, वही कंसेप्ट है, सेम चीज, वही चीज है सेम।
ये हमने अर्थ बनाया, ये हमने इक्वेटर बनाया, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं आपके पास किसकी, फेरल सेल की। अब हम बात कर रहे हैं फेरल सेल की। तो यानी हवा हवा किस तरह से ऐसे जा रही थी, एक पोल की तरफ जा रही थी और एक इक्वेटर की तरफ आ रही थी। पोल की तरफ जा रही थी, इक्वेटर की तरफ आ रही थी। तो ये पोल इधर जा रही, ये 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ भाग रही थी। यहाँ पे हवा 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ भाग रही थी। तो इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आप राइट में डिफ्लेक्ट कर दो। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये राइट में गया, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये राइट में गया। और यहाँ पे देख लो, पोलर सेल भी देख लो, ये पोलर सेल, ये नीचे की तरफ हवा आ रही थी। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से इसको आप राइट में डिफ्लेक्ट करवा दो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आप इसको राइट में डिफ्लेक्ट कर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, पोलर ईस्टर्न हो जाएगी। तो दीज आर द विंड, दीज आर द विंड। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्राइसेलुलर मॉडल ऑफ सर्कुलेशन। इसकी इम्पैक्ट जो है वो हमने देख लिया। जो विंड का जो मूवमेंट है, विंड का जो मूवमेंट है वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट जो है बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज लोकल विंड, इंडिया की लोकल विंड और पूरी ग्लोब की लोकल विंड। फिर ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसको आज के आज आपको रिवाइज करना है वरना निकल जाएगा। आज रिवाइज कर लो, पेपर में बना के देखो, ग्लोब को सामने लेके देखो, 3D में इमेजिन करके देखो, मल्टीपल टाइम्स इसको देखो, तब ये बैठे। फिर भी नहीं आता तो फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आईएएस कैफे को, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।